नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। क्योंकि आप मेरे वीडियोस पर कमेंट करके सवाल पूछते रहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जब सवाल पूछते हैं मुझे मौका मिलता है आपको गाइड करने का। तो मैं कुछ सवाल आज ले रहा हूं। पहला सवाल पूछा है हैदर खान ने। इनका सवाल ये है कि इन्होंने एक लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर HDFC लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी ली है और इनका कहना है कि 4 महीने पहले इनके फादर की डेथ हो गई और अभी तक इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास नहीं किया है। तो जानना चाहते हैं कि क्लेम पास करने के लिए यानी कि डेथ क्लेम के लिए कितना टाइम लगता है। मैं इस सवाल का उत्तर दूं उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपके पिता की आत्मा को शांति प्रदान करे। और हैदर, जहां तक सवाल इस बात का है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल नहीं किया है 4 महीने गुजर जाने के बाद भी, तो IRDA के रेगुलेशन 14(2)I के अकॉर्डिंग डेथ क्लेम में यदि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बिना इन्वेस्टिगेशन के क्लेम सेटल होना है, तो उस केस में 30 डेज में यानी कि जब से क्लेम किया जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद 30 डेज में डेथ क्लेम सेटल होना चाहिए। और यदि इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन है, यदि कंपनी को ऐसा लगता है कि जो क्लेम है उसमें कोई उन्हें संदेह है और यहाँ पर यदि इन्वेस्टिगेशन होना है, तो विद इन 90 डेज क्लेम सेटल होना चाहिए। तो क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि 4 महीने निकल चुके हैं उसके बाद भी क्लेम सेटल नहीं हुआ है, तो आप ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी यानी कि यदि आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो उनके ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को संपर्क करें, उन्हें राइटिंग में अपनी कंप्लेंट करें, उनसे पूछें और उसके बाद यदि 15 डेज में आपको कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। और साथ ही जैसा आपने कहा है कि बैंक ने कहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपका एडजस्ट होगा, तो सही बात है। जब प्रिंसिपल अमाउंट ही एडजस्ट हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं होती है। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा उससे जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा वो एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपकी EMI स्टॉप हो जाएंगी। तो आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फिर से वीडियो पर कमेंट करके मुझे विस्तार से बताएं, तो मैं अपने लेवल पर आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है दिनेश मनकर ने। दिनेश जी का कहना है कि उनके सेविंग बैंक अकाउंट से वाया पेटीएम रेगुलरली कुछ अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और उन्होंने जब अपनी पासबुक अपडेट कराई तब उन्हें इसकी जानकारी मिली। तो उन्हें क्या करना चाहिए? दिनेश जी, आप सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क कीजिए कि ये पेमेंट कैसे कट रहा है। हो सकता है कि कोई सर्विस आपने अवेल कर ली हो जाने अनजाने में और जिसके लिए ये पेमेंट जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो पहले आप बैंक से पता कर लीजिए और फिर आपको यदि ये सूचना मिलती है कि आपने कोई सर्विस अवेल की हुई है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उसे स्टॉप कर दीजिए। और यदि आपकी जानकारी के बिना ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी कंप्लेंट कीजिए। और यदि ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है यानी कि आपने अनजाने में भी कोई सर्विस ऐसी अवेल नहीं की है जिसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट से पेमेंट कटना था, तो फिर आप बैंक से बिल्कुल इसकी भी कंप्लेंट कीजिए और उस सर्विस को स्टॉप करवाइए। साथ ही ये क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है या कोई व्यक्ति आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनका यूज करके पैसे विड्रॉ कर रहा है, ये जानकारी पहले हासिल कीजिए। और जब आप बैंक को इसकी कंप्लेंट करेंगे तो एटलीस्ट आगे का पैसा जाना तो बंद हो जाएगा और फिर जो पैसा कट चुका है उसकी रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अर्पण शास्त्री ने। अर्पण जी का सवाल ये है, बल्कि सवाल नहीं, उन्होंने मेरे YouTube चैनल की तारीफ की है और कहा है कि वो मेरा प्रोग्राम रेगुलरली देखते रहते हैं। तो अर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे व्यूअर की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह से नए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं। तो इसी तरह से ये जो रिलेशन है ये आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। और आपका जो सवाल है कि आप टाटा AI लाइफ फॉर्च्यून गारंटीड पेंशन प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप इस पेंशन प्लान में इन्वेस्ट ना करें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, इसकी वजह यह है कि ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है
नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान का मतलब यह है कि ना तो ये मार्केट लिंक्ड है, और दूसरी बात यहां पर जो मतलब जैसे कि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज होती हैं कि वहां पर बोनस डिक्लेयर होता है, जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बोनस डिक्लेयर होता है। लेकिन इस तरह की पॉलिसीज जो कि नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग होती हैं, यहां पर आपको इस तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ भी फायदा नहीं होता है। हाँ, यहां पर गारंटीड एडिशन होगा। अब ये गारंटी वर्ड जब सुनते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है और उसको कहा जाता है कि भाई देखिए, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और जैसे जैसे भविष्य में हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा, आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, आपका प्रमोशन होगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी और कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी में आपको जॉब ऑफर मिलता है और वो कहते हैं कि आप जॉब ज्वाइन कीजिए, आप 25,000 रुपए से अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, गारंटीड है कि हर साल आपको बस 500 रुपया इसमें बढ़ता रहेगा या 100 रुपया बढ़ता रहेगा। तो या तो ये कह रहे हो कि हाँ, हर साल आपको 20% की ग्रोथ मिलेगी, 30% ग्रोथ मिलेगी, समथिंग लाइक दैट, तब भी सही है। लेकिन कोई आदमी आपको बोल रहा हो कि मतलब आपको एक मामूली सी उसके ऊपर एडिशन मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो एक गारंटी शब्द, तो क्या ये तरक्की करने की गारंटी है या फिर ये गारंटी आपके लाइफ को लिमिट कर देती है? तो ऐसा ही है इस तरह की पॉलिसी में, या जो हम बात कर रहे हैं टाटा AIA लाइफ फॉर्च्यून गारंटी पेंशन प्लान की, यहां पर भी आपको इस बात की गारंटी है कि बहुत ही लिमिटेड यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जब आप पेंशन प्लान की बात करते हैं, हालांकि यहां पे सिंगल प्रीमियम भी है, रेगुलर प्रीमियम भी है और यहां पर डेफर्ड एन्युइटी भी है और साथ ही इमीडिएट एन्युइटी भी है। मतलब कि एक साथ लमसम पैसा जमा कीजिए और आप अगले महीने से पेंशन लेना शुरू कर दीजिए, या फिर आप यहां पर प्रीमियम भरिए और उसके बाद कुछ ईयर्स के बाद आप अपनी पेंशन शुरू करवाइए। तो चॉइसेस आपके पास हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो गारंटी है ना, ये गारंटी इस बात की दे रहे हैं कि यहां पर वेल्थ क्रिएशन की संभावना नहीं है और जो टोटल पैसा है ये बहुत लंबे समय चल नहीं पाएगा। मतलब कि या तो पेंशन बहुत छोटी मिलेगी, मतलब चल नहीं पाएगा, मतलब मेरा है कि आपको, क्योंकि लमसम पैसा आप यहां पर जमा करेंगे तो जो आपको पेंशन मिलेगी वो बहुत मामूली पेंशन मिल पाएगी। तो इस पॉलिसी में या इस तरह की किसी भी पेंशन प्लान से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके बजाय आपको वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपकी उम्र 51 साल की है तो आप अपनी रिटायरमेंट एज के हिसाब से अपने पैसा मतलब ग्रो करें। आप चाहे तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में SIP करें और वहां पर वेल्थ क्रिएट करें, या किसी तरह से वेल्थ क्रिएट करें और रिटायरमेंट के वक्त जो पूरा पैसा होगा उससे डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके, डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करके वहां से रेगुलर पैसे पाने का कुछ प्लान करें। जैसे कि मतलब कुछ तो ऐसी स्कीम्स भी होती हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है आज की तारीख में, या प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है। इस तरह की स्कीम्स उस वक्त अवेलेबल होंगी, तो आप उस तरह की स्कीम से भी कुछ रेगुलर पैसे पाने का प्लान करें। और साथ ही म्यूचुअल फंड में SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अपना एक प्री प्लान कैश फ्लो मैनेज करने का। तो अभी के टाइम पर पहले आप वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दें, और जब आप रिटायर हो जाएं, जिस वक्त आपको लगे कि अब आपको रेगुलर आउटफ्लो की जरूरत है, रेगुलर पेमेंट की जरूरत है, तब उस वक्त पर जो भी लमसम में पैसा आपने इकट्ठा किया रहेगा उसे आप अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करके अपनी पेंशन की प्लानिंग करें। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है डॉक्टर डिंपल भानुशाली ने। तो डॉक्टर डिंपल का सवाल यह है कि उन्हें 10,000 रुपए की SIP करनी है। ओके, वेरी गुड। और माय गोल इज वेल्थ क्रिएशन फॉर लॉन्ग टर्म मोर देन 5 इयर्स। बिल्कुल, अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका नजरिया 5 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। और डिंपल ने 4 फंड्स शॉर्ट लिस्ट भी किए हैं। ये फंड है, एक है नार्वी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप फंड है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वही इस इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो में होंगे। साथ ही UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड,
यानी कि अगले 50 जो स्टॉक्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो इसमें होंगे, यानी कि निफ्टी 100 इंडेक्स आपका पूरा कवर हो गया। उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी एक अच्छा फंड है डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में, बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में आप बिल्कुल यहाँ पे कीजिए। और साथ ही इन्होंने कहा है कि मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 2000 रुपीज, इस तरह से इन्होंने 3000 और उसके बाद में 2000 रुपये और 3000 2000 मतलब इसको डिवाइड किया है और जानना चाहती हैं कि इस पर मेरी क्या राय है। देखिए, आपने अगर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि टॉप 100 कंपनी आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, तो आपको मेरे एसेट लार्ज कैप फंड या दूसरे किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लार्ज कैप में ऑलरेडी आपका अच्छा खासा एक्सपोजर हो गया है। तो आप क्या करें, अब आपको चाहिए आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ऐसे में मेरी सलाह ये होगी कि आप एक मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25% एलोकेशन इन ईच कैटेगरी, यानी कि 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में एलोकेशन होगा। तो हालांकि लार्ज कैप में तो आपका अच्छा खासा एक्सपोजर हो गया है, लेकिन आप एक मल्टी कैप के जरिए अपना एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी बनाएं। और साथ ही अगर हो सके तो एक काम कीजिए, ये जो आप इनमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे कि आप 3000 रुपये और 2000 5000 कर रहे हैं ना, इसको एक काम कीजिए, आपको 2000 कर दीजिए, 4000 यहाँ पे हो जाएगा। और मल्टी कैप में आप 3000 कीजिए। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा और वेल डाइवर्सिफाई हो जाएगा अक्रॉस द मार्केट। और जहां तक स्कीम का सवाल है मल्टी कैप कैटेगरी में, तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप और महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना, इन तीन में से किसी भी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज के एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है अजय शंकर ने। अजय जानना चाहते हैं कि उन्हें 5 साल के नजरिए से एक ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है और वो 5000 रुपये प्रति महीने, यानी कि वो एसआईपी के जरिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और साथ ही अजय ने कहा है कि वो मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं। तो अजय जी, आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और उस पर कमेंट करते रहिए। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, आप जरूर पोस्ट करें। तो ईएलएसएस कैटेगरी में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर इसको कंसिडर करें और साथ ही क्वांट टैक्स प्लान। ये हालांकि एएमसी छोटी है, लेकिन ये स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और इसके पोर्टफोलियो के आधार पर भी मैं कहूंगा कि ये एक अच्छी स्कीम हो सकती है। तो आप इनमें से कोई भी स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप एसआईपी करें। आप चाहे तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 5000 रुपये महीना करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिवाइड करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप ईएलएसएस में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो ध्यान रहे, एवरी एसआईपी इज कंसिडर्ड एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। मतलब जब आप 3 साल के लिए एसआईपी करते हैं मान लीजिए, और 3 साल के बाद आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे जो पैसे हैं, जो पूरी यूनिट्स हैं, उनको रिडीम कर लें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सबसे पहले आपने इन्वेस्ट किया था, जब उसको 3 साल पूरे होंगे तब आप उन यूनिट्स को रिडीम कर पाएंगे। सब्सिक्वेंट मंथ में जब आपने शुरुआत की थी, उसके नेक्स्ट मंथ में जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे उसके बदले में जो आपको यूनिट्स मिली थी, जब उसको 3 साल पूरे होंगे तब आप उन यूनिट्स को रिडीम कर पाएंगे। तो इस हिसाब से यदि आपको एक साथ पैसे रिडीम करने हो, मान लीजिए 3 साल आपने एसआईपी की और आप चाहते हैं कि 3 साल का पूरा पैसा एक साथ निकल पाए, तो आपको उसके बाद मतलब कि जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे वहां से 3 साल और वेट करना पड़ेगा, तब आप 6 साल के बाद में अपने पूरे पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। या फिर जहां से आपने एसआईपी शुरू की है वहां से 4 साल के बाद यदि आप अपने यूनिट्स को रिडीम करना चाहें तो फर्स्ट ईयर में, यानी कि पहले 12 महीने के जो टोटल यूनिट्स एक्यूमुलेट हुई थी उन्हें आप 4 साल कंप्लीट होने पर रिडीम कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल का जो टाइम है उसको 3 साल और हो गए हैं, तो ऐसे आप कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ध्यान रहे जब भी आप एसआईपी करते हैं ईएलएसएस में, और क्योंकि यहाँ पर 3 साल का लॉक इन है इसलिए हर इन्वेस्टमेंट को 3 साल पूरे होने जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर
कमेंट करके अपने सवाल पूछना, सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा यूट्यूब चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।